हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 12th फिजिक्स फर्स्ट में चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व पढ़ाने जा रहा हूं। तो बच्चों आप ध्यान से समझिए। राइट बच्चों, इसे इंग्लिश में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म कहते हैं। बच्चों ध्यान दो, एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम लिखा हुआ है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, और अन्य किताबों जैसे रेफरेंस बुक में क्या लिखा रहता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये दोनों एक ही चैप्टर हैं, ध्यान दीजिए, अलग अलग नाम से लिखा जाता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। राइट बच्चों, तो ध्यान दीजिए, क्लास 12th फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर नंबर 4 दैट इज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, या तो इसको क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। राइट, तो ध्यान दीजिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है आर्स्टेड का प्रयोग। आर्स्टेड एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या प्रयोग किया था और प्रयोग करने के बाद इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, वो हम पहले सीखने जा रहे हैं इस चैप्टर में। राइट, जो कि मेन चीज़ है इस चैप्टर का। ओके, आर्स्टेड ने अपने प्रयोगों में देखा कि जब किसी धारावाही तार के आसपास चुंबकीय सुई को रखा जाता है तो उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि धारावाही तार अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। बच्चों ध्यान दो एक बार फिर से, आर्स्टेड ने अपने प्रयोगों में देखा कि जब किसी धारावाही तार के आसपास चुंबकीय सुई को रखा जाता है तो उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि धारावाही तार अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ओके, अब बच्चों इस बात को मैं समझा रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान समझिए आप। ओके, जैसे ध्यान दीजिए, कोई क्या है, ये तार है, इसमें यदि करंट जा रहा है, कोई तार है चालक तार, इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, धारावाही तार। क्या बोलेंगे, धारावाही तार। करंट कैरिंग वायर क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। राइट, तो जब किसी चालक तार में धारा प्रवाह होता है तो उसे क्या बोलते हैं, धारावाही तार बोलते हैं। ओके, अब बच्चों ध्यान दो, चुंबकीय सुई मैग्नेटिक नीडल क्या होता है, चुंबकीय सुई जो होता है, ध्यान दीजिए, उसमें यानी इस तरीके से नीडल बना होता है, नॉर्थ और साउथ लिखा रहता है इस तरीके से। तो चुंबकीय सुई की एक खासियत होती है, जब चुंबकीय सुई को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इसकी जो सुई है इस तरीके से डिफ्लेक्शन होता है। इसमें चुंबकीय सुई क्या होती है, आगे पीछे क्या करती है, डिफ्लेक्ट होने लगती है, विक्षेप करने लगती है। फिर से समझिए, अभी इसको भूल जाइए, किसी चुंबकीय सुई को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इसके सुई में क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है, डिफ्लेक्शन उत्पन्न होता है। ये क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसकी खोज पहले ही हो चुकी थी, ये इसकी जानकारी ऑलरेडी पहले था। अब आर्स्टेड ने क्या किया, ध्यान दीजिए, आर्स्टेड ने क्या किया है ना, किसी धारावाही तार है ना, आर्स्टेड ने क्या किया, किसी धारावाही तार के आसपास क्या किया, किसी चुंबकीय सुई को जब उसने रखा है ना, देखो ये तार, इसमें ये करंट कहीं से भी आ रहा है, इसमें उसका मतलब नहीं है, इसमें मान लीजिए करंट जा रहा है बस। तो जब किसी धारावाही तार के आसपास चुंबकीय सुई को रखा उसने, तो चुंबकीय सुई में क्या हुआ, विक्षेप उत्पन्न हो गया। और जब चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो गया तो इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ यही है कि चुंबकीय सुई जहाँ रखा हुआ है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। ये बात क्लियर हो गई। चुंबकीय क्षेत्र को बी से व्यक्त करते हैं, अभी मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है ना, क्लियर हुआ कि नहीं। तो किसी धारावाही तार के आसपास जब चुंबकीय सुई को रखा जाता है तो चुंबकीय सुई में क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है, और चुंबकीय सुई में विक्षेप का उत्पन्न होना ये साबित करता है कि वहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। हो गया। तो यही आर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था, और यही एक बहुत बड़ी बात उसने है ना बताया कि किसी धारावाही तार के चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, यानी विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा के कारण चुंबकीय गुण उत्पन्न हो गया। क्लियर, ये बहुत बड़ी खोज थी फिजिक्स में। एक किसने जानकारी दिया, आर्स्टेड ने, आप याद कर लीजिए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की व्याख्या सबसे पहले किसने किया, आर्स्टेड ने किया। ओके बेटा, ध्यान रखिए। तो ध्यान दीजिए, आप एक बार फिर से लैंग्वेज पढ़ लीजिए, आर्स्टेड का प्रयोग क्या है।
आर्स्टेड ने अपने प्रयोगों में देखा कि जब किसी धारावाही तार के आसपास चुंबकीय सुई को रखा जाता है तो उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि धारावाही तार अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ओके, ध्यान दीजिए। अब आगे बच्चों ध्यान दो, इस पर आधारित दो प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है आपसे बोर्ड एग्जाम में। 2023 में पूछा गया है, ये 2024 में पूछा गया है। धारावाही चालक तार के चारों ओर उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आप याद रखो, धारावाही तार के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है, अतः ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, दोनों, राइट। तो बच्चों ध्यान दीजिए, धारावाही चालक तार के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है, राइट, अतः ऑप्शन नंबर 3 सही है। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर धारावाही चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, आर्स्टेड ने बताया ना। आर्स्टेड ने तो केवल क्या बताया कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन ध्यान दीजिए आप एक बात, धारावाही चालक तार के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है, अतः ऑप्शन नंबर 3 सही है। लेकिन इस चैप्टर में हम केवल चुंबकीय क्षेत्र को पढ़ने वाले हैं जो आर्स्टेड ने बताया था। ओके बेटा, ओके। सेकंड क्वेश्चन ध्यान दीजिए, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश, ध्यान दीजिए, धारावाही चालक तार बोलिए या गतिमान आवेश, दोनों का मीनिंग एक ही है बच्चों, ध्यान दीजिए। क्यों? ध्यान दीजिए, जैसे कोई तार है, इसमें धारा जा रही है, धारा का प्रवाह हो रहा है। जब धारा का प्रवाह हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इसमें चार्ज दौड़ रहा है। चार्ज जब एक निश्चित डायरेक्शन में दौड़ता है तभी जाकर के धारा उत्पन्न होता है। आवेश की प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं? धारा। आवेश की प्रवाह का मतलब आवेश का दौड़ना, तो आप यानी आवेश अंग्रेजी में इसको चार्ज कहते हैं। गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, आप याद रखिए। क्लियर हो गया बेटा? तो दोनों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एज ए ऑप्शन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, याद रखिएगा, कीप इन माइंड, राइट। अब बच्चों ध्यान दो, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं? किसी धारावाही तार, गतिमान आवेश या चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र यानी जगह जहां पर चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सके उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसे बी से व्यक्त करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को कैपिटल बी से व्यक्त करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र को कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र को कैपिटल बी से व्यक्त करते हैं। इसकी डेफिनेशन कभी नहीं पूछी जाती है आपसे, लेकिन आप याद कर लीजिए, किसी धारावाही तार, गतिमान आवेश या चुंबक के चारों ओर का वह जगह, वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सके उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसे बी से व्यक्त करते हैं, कैपिटल बी। ओके बेटा, अब ध्यान दीजिए, जरूरी बात, चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसका 3 नाम बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक ही बात है, चुंबकीय प्रेरण भी इसे कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ध्यान दीजिए, चुंबकीय फ्लक्स केवल ये तो फाई होता है, अलग चीज है, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तीनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं? बी। क्लियर हुआ? बच्चे डाउट हो जाते हैं चुंबकीय फ्लक्स में और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? फाई, ये अलग चीज है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ये क्या होता है? बी होता है। ओके, इज इट क्लियर? ओके, ध्यान दीजिए, तो फिर से चुंबकीय क्षेत्र कहो या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहो या तो चुंबकीय प्रेरण कहो या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहो, है ना, ये तीनों चारों का मतलब एक ही चीज़ है, इसे कैपिटल बी से व्यक्त करते हैं। ये नाम जानना जरूरी है क्योंकि किसी क्वेश्चन में बोल देगा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व ज्ञात कीजिए, तो उसका क्या मतलब समझेंगे आप? बी। चुंबकीय प्रेरण ज्ञात कीजिए, मैग्नेटिक इंडक्शन इसे अंग्रेजी में कहेंगे, तो उसका मतलब क्या हुआ? कैपिटल बी पूछा गया है आपसे, राइट। अब बच्चों ध्यान दो, चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत, सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र है ना किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? जस्ट मैंने अभी आपको बताया, धारावाही तार या गतिमान आवेश। धारावाही तार, ध्यान दीजिए, कोई तार है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र कब तक उसके चारों तरफ उत्पन्न नहीं होगा? जब तक इसमें धारा नहीं प्रवाहित करोगे। जब इसमें धारा प्रवाहित करोगे तभी जाकर के चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ उत्पन्न होगा। विद्युत क्षेत्र भी इसके चारों तरफ होगा, लेकिन हम केवल चुंबकीय क्षेत्र का बात करेंगे इस चैप्टर में, राइट बच्चों।
ओके, तो ध्यान दीजिए, धारावाही तार या गतिमान आवेश, ये दोनों का एक ही मतलब होता है। अब धारावाही तार जो होता है कैसा भी हो सकता है, सीधा तार भी हो सकता है, ओके, या तो भाई त्रिभुजाकार तार भी हो सकता है ना। बंद लूप का क्या मतलब, जैसे बंद लूप का मतलब बंद पास, है ना, बंद पास, देखिए आकृति बंद है कि नहीं, इसी को बंद लूप कहते हैं, लूप माने पास। त्रिभुजाकार हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, आयताकार, वृत्ताकार, कैसा भी बंद लूप हो सकता है। इसमें धारा आई का प्रवाह है, धारा आई का प्रवाह है सब में, है ना। इस तरीके, जब तक ये जैसे तार है, तार को मोड़ दिया गया, तार को बेंड करके मोड़ करके इस आकृति में बना लिया गया है, त्रिभुज के आकार में, वर्ग के आकार में, वृत्त के आकार में। ओके बेटा, ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिए, धारावाही तार या गतिमान आवेश के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, बिल्कुल क्लियर है। वृत्ताकार कुंडली, भाई जैसे वही चीज बंद लूप, वृत्ताकार कुंडली इसी को कहते हैं ना। इसमें धारा जब जाएगी तभी, धारा जब तक नहीं प्रवाह होगा तब तक चुंबकीय क्षेत्र की तो बात ही नहीं करेंगे। ओके, ध्यान दीजिए। ओके, तो ध्यान दीजिए, परिनालिका और टोरॉइड। परिनालिका टोरॉइड क्या होता है हम आगे सीखेंगे। चुंबक और पृथ्वी, ध्यान दीजिए, चुंबक है तो चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र तो होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब पृथ्वी भी एक चुंबक के जैसा काम करती है, पृथ्वी भी एक चुंबक के जैसा काम करती है, आप याद रखिए। ओके, ये सब चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे ये ना, ध्यान दीजिए। तो हम आपको अगला टॉपिक सिखाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, ये वाला सेक्शन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान दीजिए। इसको तो आपने याद ही कर लेना है तुरंत का तुरंत। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होता है, राइट बच्चा, ध्यान दीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है जी। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। ओके बेटा, तो ध्यान दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है जी, टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस प्रणाली में मात्रक गॉस होता है, इसे कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस प्रणाली में मात्रक गॉस होता है, इसे कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं। और एक गॉस में 10⁻⁻4 टेस्ला होता है, या एक टेस्ला बराबर 10⁻4 गॉस। बच्चे इसको तो याद रखते हैं लेकिन इसको भूल जाते हैं, ये सिंपल मैथ लगा दीजिए, इधर आएगा डिवाइड में चला जाएगा, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। ओके, तो एक टेस्ला में तो 10⁻4 गॉस होता है, और एक गॉस में 10⁻⁻4 टेस्ला होता है, ध्यान दीजिए। ओके, चुंबकीय क्षेत्र के अन्य प्रमुख मात्रक, बच्चों ध्यान दीजिए, दो मात्रक तो मैंने बताया। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, इसे कैपिटल टी से, और सीजीएस प्रणाली में मात्रक क्या होता है, गॉस होता है। ये दोनों के अलावा ये दो मात्रक बहुत ही फेमस है, इनको याद रखिए। न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, है ना। इसको पढ़ेंगे न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर, और इसी बात को ऐसे भी लिखा जाएगा तो पढ़ने का तरीका बदल जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ओके, ध्यान दीजिए। ओके, तो ध्यान दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र के अन्य प्रमुख मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर, वेबर प्रति वर्ग मीटर। ध्यान दीजिए, वेबर जो होता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, वेबर को डब्ल्यू बी से व्यक्त करते हैं, डब्ल्यू बी ये क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स आगे पढ़ेंगे इसी है ना चैप्टर में, है ना, फाई से व्यक्त करते हैं, क्या व्यक्त करते हैं, फाई से। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, फाई होता है, और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो क्या होता है, बी। ध्यान दो एक बार फिर से बेटा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की बात करेंगे तो कैपिटल बी, इसका मात्रक क्या होता है बोलो, टेस्ला होता है। वेबर प्रति वर्ग मीटर होता है, टेस्ला या वेबर प्रति वर्ग मीटर होता है। लेकिन केवल चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर होता है, इसे डब्ल्यू बी से आगे पढ़ेंगे आप। ओके, तो ध्यान दीजिए, इनमें क्या होता है बेटा, फार्मूला भी आप याद कर लिए, आगे मैं बताऊंगा। फाई बराबर क्या होता है बेटा, बी ए। ध्यान दीजिए, फाई बराबर क्या होता है, बी ए। देखो ये दोनों अलग अलग हैं, इसको चुंबकीय फ्लक्स केवल कहेंगे, फाई को क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स। अब बी को क्या बोलेंगे, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, और एक केवल चुंबकीय फ्लक्स है। इसका एसआई मात्रक चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर प्रति वर्ग मीटर या टेस्ला होता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। इसी मात्रक से बी का मात्रक क्या हो जाएगा, एरिया, ये क्या है, एरिया बटे में आएगा स्क्वायर मीटर, इसका मात्रक वेबर, और बटे में क्या हुआ, वेबर प्रति वर्ग मीटर, इसी से आता है बी का मात्रक। ओके, तो आप याद रखिए। खैर, लिसन वंस अगेन।
चुंबकीय क्षेत्र के अन्य प्रमुख मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर या वेबर प्रति वर्ग मीटर, और ये तीनों की वैल्यू आपस में इक्वल भी होती है। 1 टेस्ला इक्वल टू 1 वेबर प्रति वर्ग मीटर, 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ओके बेटा, तो तीनों का मान बराबर होता है। इसकी जगह टेस्ला की जगह ए डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसकी जगह डायरेक्ट, तीनों का मान बराबर होता है बेटा, आप याद रखिएगा। और इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, 10⁴ गॉस भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक टेस्ला में क्या होता है, 10⁴ गॉस होता है। इज इट क्लियर? ओके, अब ध्यान दीजिए चुंबकीय क्षेत्र का है ना विमी सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो चुंबकीय क्षेत्र का विमी सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज है ना ml0 t-2 a-1, राइट। इस तरीके से पावर के रूप में लिखा जाता है। देखिए विमी सूत्र कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको कई बार सिखाया है विमी सूत्र को निकालना। ध्यान दीजिए एक बार फिर से। मात्रक देखिए, न्यूटन, न्यूटन क्या होता है, न्यूटन बल का एसआई मात्रक होता है। अब बल का एसआई मात्रक होता है तो बल का विमी सूत्र ml/-2 होता है कि नहीं होता, बल का विमी सूत्र। और एम्पियर को तो एम्पियर ही लिखा जाता है विमी सूत्र में, और मीटर को यल लिखा जाता है जी। मीटर को क्या लिखा जाता है, यल। तो यल यम अकेला है, उतार दीजिए। यहाँ यल पर घात 1 और -1, गुणा में क्या होता है, मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर देते हैं। 1 में -1 को ऐड करोगे क्या आएगा, 0, राइट। और जो बचा t/-2 a/-1, आप सिंपली लिख दिए। ओके बेटा, तो ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का विमी सूत्र, आप याद रखिए। चुंबकीय क्षेत्र का क्या है, डायमेंशनल फार्मूला है, बहुत आसान है। यल नहीं लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि l⁴ का मतलब क्या होता है, 1 है ना, इसको नहीं लिखेंगे तब भी। तो आप ये याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र का विमी सूत्र। ओके बेटा, ओके। अब ध्यान दीजिए चुंबकीय क्षेत्र का मान, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, अभी आपने क्या बोला कि कोई तार है ना, चालक तार है, इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है। जब इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, इसे धारावाही तार कहेंगे या धारावाही चालक तार कहेंगे। तो इसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आपसे पूछा जाए कि इस तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बता दो, r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बता दो, तो आप कैसे बता पाएंगे, है ना, ये प्रश्न है कि नहीं। तो वही चीज़ आप सीखने जा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कैसे करते हैं, उसके लिए कोई नियम है क्या, उसके बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं बेटा। ओके, तो ध्यान दीजिए चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के हैं निम्न 2 नियम हैं। ध्यान दीजिए चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से हमें 2 नियम बताए गए हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ध्यान दीजिए, पहला बायो-सेवर्ट का नियम, दूसरा एम्पियर का परिपथी नियम। ओके बेटा, बायो-सेवर्ट का नियम और एम्पियर का परिपथी नियम, इन दोनों नियमों के द्वारा किसी धारावाही तार है ना के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया जाता है। तो बच्चों ध्यान दो, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए निम्न 2 नियम हैं, पहला बायो-सेवर्ट का नियम और दूसरा एम्पियर का परिपथी नियम, राइट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों बायो-सेवर्ट का नियम, उसके बाद में लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, एम्पियर का परिपथी नियम। ओके, तो ध्यान दीजिए पहला बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है, इसके द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे ज्ञात करते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए सबसे पहला नंबर बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, उसके बारे में कुछ पॉइंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ऐसे एग्जाम में शॉर्टकट तरीके से आपने लिखना है और ये फिगर भी बना लेना, ऐसा फिगर जरूर बना दीजिएगा बेटा। ओके, ध्यान दीजिए इस नियम के द्वारा किसी धारावाही तार के अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए निम्न नियम दिया है ना। ध्यान दीजिए सबसे जरूरी बात, ध्यान दीजिए जो बायो-सेवर्ट का नियम है, इंपॉर्टेंट बात, यह पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान नहीं बताता है। जैसे कोई तार है ना, एक काफ़ी बड़ा तार, इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, तो पूरे तार के कारण क्या चुंबकीय क्षेत्र का मान आएगा, ये जानकारी बायो-सेवर्ट का नियम नहीं देता है। बायो-सेवर्ट के नियम के द्वारा केवल अल्पांश का मतलब छोटे से खंड, तार के छोटे से हिस्से की लंबाई को dl लिखा जाएगा। dl मतलब बहुत ही स्मॉल लेंथ ना बेटा, छोटी सी लंबाई। तो अल्पांश का मतलब जान गए, छोटा सा खंड, छोटी सी लंबाई। मतलब क्या है, पूरा तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए बायो-सेवर्ट ने नहीं बताया। बायो-सेवर्ट के नियम के द्वारा केवल आप किसी धारावाही तार के छोटे से टुकड़े के कारण
कितना चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वही जानकारी देते हैं। ओके बेटा, तो आप याद रखिएगा। पूरे तार का निकालना चाहे तो आपको क्या मैथ का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे? समाकलन बेटा। ओके, तो इस प्रकार ये मेन बात आपको पता चला जो मैंने भी समझाया। बायो-सैवर्ट के नियम के बारे में एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान समझ लीजिए। इस नियम के द्वारा किसी धारावाही तार के अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए निम्न नियम है ना, निम्न नियम है। ठीक बेटा, निम्न नियम है। थोड़ा सेंटेंस। ओके, चलिए खैर क्लियर हुआ। तो बायो-सैवर्ट का नियम पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र नहीं बताता है, तार के छोटे से हिस्से का कारण, और तार के छोटे से हिस्से की लंबाई को हम क्या लिखते हैं? डीएल। कभी डीएल का मतलब डी इंटू एल नहीं समझ लेना। डीएल का मतलब एक अकेली राशि है, छोटी सी लंबाई को डीएल के द्वारा व्यक्त किया जाता है। डीएल का मतलब डी इंटू एल कभी नहीं समझना। उसी प्रकार जैसे डीबी, डीबी का मतलब क्या हुआ? छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र, बहुत कम मान का चुंबकीय क्षेत्र ना। डी इंटू बी, इसको भी समझने की गलती नहीं करना ना बेटा। ओके, बाय द वे स्टार्ट करते हैं हम, है ना। देखिए अब बायो-सैवर्ट का नियम क्या है, ध्यान दीजिए। बायो-सैवर्ट का नियम क्या है? धारावाही तार के कारण, धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निम्न बातों पर निर्भर करता है। ऐसे ही लिखना आपको लैंग्वेज एग्जाम में ना, ये पूरा हिंदी में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने मैथमेटिकली लिखा है ऐसे ही लिख देंगे आप, और ये फिगर बना देंगे। ओके, तो ध्यान दीजिए, धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है धारा के समानुपाती होता है। ये समानुपाती का प्रोपोर्शनल का चिन्ह है बच्चा, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है धारा के समानुपाती होता है। ऐसा हिंदी में लिख देंगे और क्या, लेकिन मैं क्या करूँ, हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है ना, साइन थीटा के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होता है। जो तार का छोटा सा टुकड़ा है उसकी लंबाई जो है डीएल है उसके समानुपाती होता है। और चुंबकीय क्षेत्र का मान जो ये दूरी है तार से उस बिंदु की दूरी जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र चाहते हैं। जैसे तार तो ये है, तार ये है, तार से चुंबकीय क्षेत्र की किस बिंदु पर निकालना चाहते हैं, यहाँ पॉइंट पी पर, पी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं। तो तार से उस पॉइंट पी की दूरी आर है ना, दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रम है। तो बच्चों इस तरीके से आप लिख लेंगे, राइट। अब इन चारों कथनों को मिलाएंगे, चारों स्टेटमेंट जो है चारों को एक साथ जब क्लब करके लिखेंगे, संयुक्त करके लिखेंगे, ध्यान दीजिए, तो क्या आपका बनेगा ना, चारों कथनों को संयुक्त करने पर डीबी समानुपाती है किसके? आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। अब जब समानुपाती का चिन्ह हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ एक नियतांक आता है म्यू नॉट अपान 4 पाई। समानुपाती का चिन्ह या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो म्यू नॉट अपान 4 पाई आएगा जी, आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। बच्चों यही बायो-सैवर्ट का नियम है, यही फार्मूला ही बायो-सैवर्ट का नियम है, राइट बच्चा। ये जो फार्मूला आपका आया यही फार्मूला ही क्या है? बायो-सैवर्ट का नियम है। ओके बेटा, अब हमको जैसे ये तो बोलो डीबी का मतलब हुआ छोटे से तार, तार के थोड़े से हिस्से के कारण, अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। कोई पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहता है तो इसका क्या कर देगा? समाकलन। तो क्या आ जाएगा? आपको पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। क्लियर हुआ? आप याद रखिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, म्यू नॉट अपान 4 पाई, इसकी वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁷ और इसका मात्रक न्यूटन प्रति स्क्वायर एम्पियर, न्यूटन प्रति स्क्वायर एम्पियर। बच्चों म्यू नॉट क्या है? यहाँ पर निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं। म्यू नॉट को क्या बोलते हैं बेटा? निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल मैं जस्ट अगले पेज पर समझाने जा रहा हूँ। ओके एक बार फिर से, म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ये क्या है? बायो-सैवर्ट का नियम है। जो फार्मूला आया यही फार्मूला ही बायो-सैवर्ट का नियम है। ओके, मान लीजिए एग्जाम में आपको कुछ नहीं चीज़ें याद हैं तो डायरेक्ट लिख दीजिए बायो-सैवर्ट का नियम क्या है, हेडिंग बना करके फिगर बना लीजिएगा। फिगर बनाने के बाद ये जरूर लिख दीजिएगा फार्मूला, मेन फार्मूला। अब म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷, मात्रक भी जरूरी है। देखो 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता है, तो म्यू नॉट का मात्रक क्या हो गया? निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक यहाँ से क्या? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, या इसी को क्या बोलते हैं? हेनरी प्रति मीटर। इसी को क्या बोलते हैं? हेनरी प्रति मीटर। एच का मतलब हेनरी,
और प्रति मीटर दोनों एक ही चीज़ है। किसका मात्रक है? निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर या हेनरी प्रति मीटर। कीप इन माइंड, राइट। ओके, अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन मैंने ऐसे आपके लिए बना दिया है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। निर्वात की चुंबकशीलता यानी म्यू नॉट का मात्रक व मान लिखो। निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है और इसका मान क्या होता है, विमी सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है म्यू नॉट इक्वल टू, अभी देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू क्या था, यही था ना, तो 4 पाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया है ना। तो म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। म्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और मैंने यूनिट अभी जस्ट बताया न्यूटन प्रति स्क्वायर एम्पियर, न्यूटन प्रति स्क्वायर एम्पियर या इसी को हेनरी प्रति मीटर। इसको तो बच्चे याद रखते हैं लेकिन हेनरी प्रति मीटर को भूल जाते हैं। ओके, अब हेनरी क्या है अब आगे जस्ट अभी जानेंगे बेटा आगे, ठीक है ना। स्वप्रेरण का मात्रक होता है ना ये, चलिए स्वप्रेरकत्व गुणांक जो होता है ना यल। तो ध्यान दीजिए, बाय द वे म्यू नॉट की वैल्यू आपको क्लियर हो गया। म्यू नॉट क्या मतलब, चुंबकीयशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता का मान आप याद रखिए। म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और मात्रक जरूरी है। म्यू नॉट के प्रमुख मात्रक यही है, दोनों प्रमुख मात्रक है ना, न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर या हेनरी प्रति मीटर, यही दोनों मात्रक। म्यू नॉट का विमी सूत्र आप याद रखिए MLT। अब देखो कितना आसान है, यदि आपको मात्रक मालूम है तो विमी सूत्र बताना कितना आसान है। न्यूटन यानी बल, बल का SI मात्रक क्या है, न्यूटन। न्यूटन को क्या लिखते हैं, MLT पर -2, और एम्पियर को तो एम्पियर ही लिखा जाता है बेटा, एम्पियर को एम्पियर ही लिखा जाता है। तो आप याद रखिए म्यू नॉट यानी निर्वात की चुंबकशीलता का विमी सूत्र, निर्वात की चुंबकशीलता का विमी सूत्र आप याद रखिए MLT पर -2, A पर -2, राइट बेटा। तो आपको इसका मान भी याद रखना चाहिए और इसका मात्रक तो याद ही करना है, विमी सूत्र भी भाई कितना आसान है याद करना। ओके, अब ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है ना, म्यू नॉट व एप्सिलॉन नॉट में संबंध, म्यू नॉट व एप्सिलॉन नॉट में संबंध। ओके, ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या होता है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में क्या संबंध होता है ये आप समझिए। म्यू नॉट क्या है, मैंने भी जस्ट नाम बताया, निर्वात की चुंबकशीलता, और एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा, आपको जानकारी है पहले ही चैप्टर में, निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट दोनों ग्रीक लेटर हैं, ग्रीक भाषा के अक्षर हैं। ये निर्वात की चुंबकशीलता को व्यक्त करता है और ये निर्वात की विद्युतशीलता को व्यक्त करता है। हिंदी में मान आपको है ना। ओके बेटा, तो ध्यान दीजिए म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता, और इसको क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। दोनों का नाम जरूर याद रखिए, निर्वात की विद्युतशीलता है ये और निर्वात की चुंबकशीलता है, दोनों में संबंध क्या होता है। ओके, तो ध्यान दीजिए भाई जस्ट आपने पढ़ा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू 10⁻⁷, मात्रक तो यही रहेगा। इसको एक क्वेश्चन फर्स्ट बना दिया, और पहले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, मात्रक आप देख ही रहे हैं। ओके, राइट। ध्यान दीजिए इसको एक क्वेश्चन सेकेंड, अब ध्यान दीजिए समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर बायां पक्ष को बायां पक्ष से भाग देंगे और दाहिना पक्ष को दाहिना पक्ष से। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया हूँ, आपको करके दिखा दे रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए समीकरण 1 को 2 से भाग देंगे तो ए ऊपर रहेगा या ये नीचे रहेगा, है ना। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अब बटे में भाग देना किससे, समीकरण 2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो होगा बेटा। ध्यान दीजिए समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है, बायां पक्ष को बायां पक्ष से भाग देंगे, भाग देने का मतलब बटे भी तो होता है। तो पहला वाला ऊपर वाला वैसे और दूसरा वाला इससे डिवाइड कर दिए, तो भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पहला वैसे ही रहता है, दूसरा ये पलट जाता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच गया बटे में 1, तो 4 पाई से 4 पाई कट गया कि नहीं, तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट डायरेक्ट आ गया कि नहीं आ गया, तो ये मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया है। ओके बेटा, ध्यान दीजिए। ओके, अब राइट साइड ध्यान दीजिए, ऊपर 10⁻⁷ है, ऊपर क्या बेटा 10⁻7 है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए ये है, तो ऊपर तो क्या हो जाएगा 10⁻7 और डिवाइड में क्या है 9 × 10⁻9। तो देखो बेटा इसको नीचे ले आओ, तो ऊपर तो एक तो 1 इंटू लिख बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते, 1 तो ऊपर बचेगा ही, और नीचे आया 9 × 10 पावर क्या हो जाएगा 9 × 7 = 16 हो जाएगा।
ध्यान दो, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने पर पावर का चिन्ह बदल जाता है। 7 नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, 9 7 16। तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। क्या लिख दिया बेटा? ये डायरेक्ट लिख दिया। अब ये किसका स्क्वायर है? ये देखो 3 गुणित 10 पर घात 8 का होल स्क्वायर है, ऐसा देख रहे हैं ना इसको। ये 3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9 और ये 8 दूनी 16, पावर में पावर का गुणा होता है। तो इस बात को हम ऐसा लिख सकते हैं, इस बात को हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके बेटा, ध्यान दीजिए। तो आपकी परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध स्थापित कीजिए। तो ऐसे करेंगे, और आया तो ऑप्शनल पूछा जाएगा, तो ऑप्शनल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, डायरेक्ट याद रखिए, है ना। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अभी जस्ट मैंने बताया, ऐसा लिख सकते हैं। और आप याद करिए क्या है? सी, स्मॉल सी, निर्वात की विद्युत, निर्वात में प्रकाश की चाल, है ना। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? 3 गुणित 10 पर घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, याद है ना आप लोग को। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणित 10 पर घात 8 मीटर पर सेकेंड होता है। उसको सी लेटर से लिखते हैं, स्मॉल सी, इसको सी लेटर से, और ये स्क्वायर तो है ही। तो अब सी स्क्वायर उधर ले जाओ और ये इधर आएगा, और स्क्वायर हटाओगे तो क्या बन जाएगा? करणी बन जाएगा। ओके बेटा, सिंपल मैथ। तो ये सी क्या है? सी के बारे में आप जानते हैं, सी निर्वात में प्रकाश की चाल। तो इसका मान कितना होता है? 3 गुणित 10 पर घात 8 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? इसका मान बता दो। ये जो पूरा लिखा हुआ है क्वांटिटी 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? तो मान तो यही होगा, 3 गुणित 10 पर घात 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मात्रक पूछ लिया जाएगा, यही मात्रक होगा मीटर पर सेकेंड ही, है ना। इसका विमी सूत्र क्या होगा? तो विमी सूत्र क्या होगा? मीटर पर सेकेंड को क्या है? मीटर को एल लिखेंगे और सेकेंड को टी लिखेंगे। तो आप याद रखिए ये बात, है ना। अच्छा, करणी का मतलब 1/2 घात होता है, करणी माने 1/2 घात ना, और ये घात ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो चाहे इसका पूछे चाहे इसका, ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है। इसका मात्रक क्या हुआ? मीटर प्रति सेकेंड। अब विमी सूत्र क्या हो गया? LT पर -1। तो आपसे परीक्षा में ही पूछा जाता है, इसका या इसका मात्रक बता दो, मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। इसका विमी सूत्र बता दो, इन दोनों का, ये दोनों एक ही बात है। तो LT पर मीटर को L, सेकेंड को T, LT पर -1 हो जाएगा। ओके बेटा, अब वैल्यू तो देख ही रहे हैं, 3 गुणित 10 पर घात 8 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है? 3 गुणित 10 पर घात 8। तो क्लियर हुआ बेटा? आप डायरेक्ट ये वैल्यू याद रखिए, है ना। अब ये बहुत ही स्पेशल बात है, ध्यान दीजिए। √μ0 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, है ना, ओम। क्या होता है? ओम। आप डायरेक्ट याद रखिए कहाँ से आता है, आप आगे जब चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा। ओके बेटा, बट अभी जस्ट, है ना, याद कर लीजिए म्यू। अच्छा, इसमें खास बात, ये बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, म्यू नॉट ऊपर रहता है कि एप्सिलॉन नॉट। तो आप दिमाग में सेट कर लीजिए, म्यू नॉट ऊपर होता है और एप्सिलॉन नॉट नीचे। निर्वात की क्या, ये चुंबकशीलता ऊपर है और निर्वात की विद्युतशीलता नीचे, अंडर रूट में है, ध्यान देना भाई, अंडर रूट के अंदर है। तो अंडर रूट में इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। और ओम को क्या बोलते हैं? वोल्ट प्रति एम्पियर। अरे प्रतिरोध को आर से, प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है? आर बराबर विभवांतर बटे धारा, आर बराबर वी बटे आई। विभवांतर का मात्रक वोल्ट, धारा का मात्रक एम्पियर, ऊपर गया तो -1। तो ये प्रतिरोध के बराबर होता है, ये क्वांटिटी जो होती है प्रतिरोध के बराबर है, तभी तो प्रतिरोध के मात्रक के बराबर है इसका मात्रक। ओके बेटा, तो आप याद रखिए इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है, या ओम को क्या बोलेंगे? वोल्ट प्रति एम्पियर बोलेंगे जी। क्लियर हो गया क्या? राइट। तो अब बच्चा आगे ध्यान दो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियमों का उल्लेख करो। ध्यान दीजिए, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे ज्ञात करते हैं? ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस चैप्टर का भाई, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है और आपको अच्छे लेवल के जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, अच्छे नंबर वाले, है ना, बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। तो आप याद रखिए, वही मैंने प्रश्न के रूप में लिख दिया है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियमों का उल्लेख करो। तो बच्चों ध्यान दो, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, जस्ट आई टोल्ड यू। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। चुंबकीय क्षेत्र क्या हुआ? एक चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसकी दिशा ज्ञात करने के निम्न नियम है। ओके बेटा, तो दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 1, दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 1, इसे दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम भी कहते हैं। इसी नियम को दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम भी लोग कहते हैं। ध्यान दीजिए बच्चे, डाउट हो जाते हैं। दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 1,
दूसरा क्या है, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। ओके, तो हम पहला नियम फोकस करेंगे, इसी से हमेशा काम करेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है ना, कोई एक नियम, बट आपको ऐसे जानकारी होना चाहिए कि दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 के द्वारा क्या ज्ञात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का जो नियम होता है वो किसके लिए होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए होता है, राइट। और इसको क्या बोलते हैं, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम भी कहते हैं शॉर्टकट में। ओके, चलिए तो ध्यान दीजिए, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 क्या है, ये परिभाषा आप याद कर लीजिए, एक परिभाषा जरूरी आप याद कर लीजिए। ओके बेटा, ध्यान दीजिए। अब जो इसमें लिखा हुआ है उसी तरीके से अपने दाहिने हाथ के पंजे को फैलाइए, अंगूठा को धारा की दिशा में करिए, जैसे लिखा हुआ है इसमें उसी प्रकार से करेंगे तो आपको आइडिया होगा एग्जैक्ट मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके बेटा, ध्यान दीजिए। तो दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 1 क्या होता है, ध्यान समझिए। पहले पहले ये परिभाषा आपको याद करना है बेटा, परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे, ये वाला, ठीक है ना, मैक्सवेल वाला नहीं, ये वाला आपसे पूछा जा सकता है, इसको याद कर रख सकते हैं। यदि हम अपने दाएं हाथ का पंजा, यदि हम अपने दाएं हाथ का पंजा पूरा फैलाकर इस प्रकार रखें कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा, अंगूठा जो हो चालक में बहने वाली धारा की दिशा में तथा फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है, तो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा जो होती है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ओके बेटा, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। यदि हम अपने दाएं हाथ का पंजा पूरा फैलाकर इस प्रकार रखें कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में तथा फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है, तो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ओके बेटा, ध्यान दीजिए मैंने लिखा है। अब ध्यान दीजिए, इस नियम के द्वारा धारावाही चालक तार के द्वारा, ध्यान दीजिए ये मैंने लिखा है, धारावाही चालक तार के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए यह नियम उपयोग किया जाता है, जो अभी जस्ट मैंने बताया। ओके, तल के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान दीजिए ये बहुत जरूरी है, कन्वेंशन आपको याद रखना। किसी तल के अंदर चुंबकीय क्षेत्र जब दिखाया जाता है तो क्रॉस करके दिखाया जाता है, और तल के बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, डॉट। तल के बाहर लंबवत अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस के द्वारा दिखाया जाता है, और तल के बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत ही क्या होता है, डॉट के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे आप समझिए, है ना, यहाँ मैंने बना करके दिखाया हुआ है क्वेश्चन, निम्न धारावाही चालक तारों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर कीजिए। ध्यान दीजिए, है ना, ये क्वेश्चन समझ में आया। तो जैसे पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, एक तार है जिसमें धारा क्या लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, धारा का प्रवाह किधर हो रहा है बेटा, लेफ्ट से राइट की ओर हो रहा है। तो हमको ऊपर तार के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन बताना है, तार के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन बताना है। तो मैंने जो अभी जस्ट परिभाषा आपने पढ़ा उसके अनुसार आप काम कीजिए। तो क्या हुआ, पहले दाहिने हाथ का पंजा पूरा फैलाइए और अंगूठा किधर कीजिए, धारा की दिशा में, अंगूठा किधर कीजिए, धारा की दिशा में। और चारों जो अंगुलियां हैं भाई, अंगूठा जब धारा की दिशा में हो गया तो चारों अंगुलियां क्या हो गई, उधर संकेत कीजिए जिधर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, हमको इधर ही भी ज्ञात करना है, तार के ऊपर हमको चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन बताना है। तो आप देखेंगे कि आपकी हथेली क्या होगी, ऊपर की तरफ आएगी, हथेली क्या होगी, ऊपर की तरफ आएगी। तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होगा, हथेली के लंबवत ऊपर की तरफ। और जब इधर ऊपर की तरफ हो गया है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, उल्टा अपने आप कर लेंगे, एक तरफ याद कर लो बस, उसका उल्टा कर देना। अब ध्यान दो, इधर जैसे चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन हमको बताना है, ध्यान दीजिए किधर बताना है, ध्यान दीजिए ऊपर की तरफ बताना है, किधर बताना, ऊपर, जिधर आसान हो उधर आप कर लीजिए, उसके बाद दूसरी तरफ उसका उल्टा कर लीजिए। तो ध्यान दो, दाहिने हाथ का पूरा पंजा फैलाइए, अंगूठा क्या कीजिए, इधर धारा की दिशा में, अंगूठा जब इधर करेंगे और चारों अंगुलियां ऊपर की तरफ, क्योंकि हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान इधर ही बताना है, ऊपर, है ना, चारों अंगुलियों को उधर संकेत किया करिए जिधर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है, डायरेक्शन। तो धारा की दिशा में तो अंगूठा हो गया, और चारों अंगुलियां इधर संकेत करेंगे तो हथेली किधर जाएंगे, अंदर की तरफ तो जा रही होगी। आप पेपर पर कागज पर इस तरीके से बना लीजिए और कीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा बेटा। ओके, तो हथेली अंदर की तरफ जा रही है लंबवत दिशा में, तो ये अंदर की तरफ, तो इधर बाहर। उसी प्रकार ध्यान दीजिए, तार जैसे ऐसे नीचे से ऊपर की ओर, करंट किधर जा रहा है, नीचे से ऊपर करंट जा रहा है।
तो अंगूठा तो इधर कर दीजिए धारक दिशा में, अंगूठा धारक दिशा में, और इधर मान लीजिए हमको चुंबकीय क्षेत्र बताना है राइट साइड, तार के राइट साइड चुंबकीय क्षेत्र बताना है। तो अंगूठा तो ऊपर है, दाहिने हाथ का अंगूठा ऊपर है और चारों उंगलियां इधर करिए इधर, तो हथेली अंदर की तरफ जाएगी। आप देखेंगे हथेली अंदर की तरफ जाएगी तो अंदर की तरफ के लिए चिन्ह होता है, तो इधर बाहर की तरफ, उसी प्रकार इसका उल्टा हो जाएगा बेटा। तो ये बहुत जरूरी चीज है डायरेक्शन, ओके ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों ध्यान दो, वो तो सीधे तार, वो तो सीधा तार था, तब चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन बताने का वो तरीका अपने अपनाया। अब ध्यान दीजिए जब बंद लूप रहे, क्या रहे बेटा, बंद लूप रहे, जैसे वृत्ताकार है ना, आयताकार भी हो सकता है नो डाउट, है ना। तो बंद लूप में इस तरीके से, खासकर वृत्त में ध्यान दीजिए, धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण, धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम, ध्यान दीजिए मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। आपको धारा की दिशा में दाहिने हाथ का अंगूठा रहेगा, दाहिने हाथ की हथेली ही रहेगी। ध्यान दीजिए चारों अंगुलियां धारक दिशा में घुमाइए, चारों अंगुलियां धारक दिशा में घुमाइए, तो अंगूठा किधर जाएगा, आपके सेंटर पर। आपको चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन कहाँ बताना है, सेंटर पर बताना है। जो धारावाही लूप है वृत्ताकार, आपको सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है। तो ध्यान दीजिए दाहिने हाथ की चारों अंगुलियां धारा की दिशा में घुमाइए, और अंगूठा भाई इधर जब सेंटर की तरफ करेंगे तो अंदर की तरफ जा रहा होगा। आपका अंगूठा किधर जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर हुआ। तो आप याद रखिए करंट कैसे, क्लॉकवाइज, करंट किधर है, क्लॉकवाइज है, तो चुंबकीय क्षेत्र किधर है, ध्यान दीजिए आपका क्या है, तल के लंबवत अंदर की तरफ है। अब ध्यान दीजिए इसमें भी सेम काम कीजिए, चारों अंगुलियां धारा की दिशा में घुमाइए, चारों अंगुलियां दाहिने हाथ का धारा की दिशा में घुमाएंगे, तो अंगूठा आपका क्या आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। अंगूठा किधर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। तो ये क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत ऊपर की तरफ है, केंद्र पर। ओके बेटा, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, राइट। अब ध्यान दीजिए धारावाही चालक तार के, है ना, कारण चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर आपका रहेगा के कारण ना बेटा, ठीक है ना। धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही चालक, आप अभी जस्ट पढ़े, बायोट-सावर्ट का नियम भी पढ़े, और एम्पियर ने क्या बताया, किसी धारावाही तार के चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो एम्पियर ने तो केवल इतना बताया कि धारावाही तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है, लेकिन उसका मान कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में उन्होंने जानकारी नहीं दिया था। इसके बारे में जानकारी दिया था किसने, बायोट-सावर्ट ने। हालांकि यहाँ आपको डेरिवेशन मैंने नहीं किया, आपको डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप डायरेक्ट, है ना, बायोट-सावर्ट के नियम के द्वारा जब डेरिवेशन करते हैं तो ये डायरेक्ट फार्मूला प्राप्त होता है, तो आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। ओके ध्यान दीजिए, तो फिर से अब यहाँ से फार्मूला वाला सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, फार्मूला आपको याद रखना है। ओके बेटा, तो ध्यान दीजिए धारावाही चालक तार के कारण, यहाँ पर कारण रहेगा, धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे ज्ञात करते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहला नंबर, निश्चित लंबाई के तार के कारण। तार की लंबाई क्या है, फिक्स है, तार की लंबाई क्या है, फिक्स है। निश्चित लंबाई का मतलब तार की लंबाई फिक्स है, 1 मीटर 2 मीटर, अनंत लंबाई का भी तार हो सकता है ना, 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, है ना। निश्चित लंबाई का मतलब ये हुआ, और अनंत लंबाई का मतलब तार की लंबाई निश्चित नहीं है। ओके बेटा, तो सबसे पहला नंबर, तार की लंबाई क्या है, फिक्स है, तार की लंबाई क्या है, फिक्स है। तो निश्चित लंबाई के कारण, है ना, तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान तार की लंबाई के लंबवत आर दूरी पर, खास बात समझिए बेटा, यहाँ पर तार ऐसे है और तार की लंबाई के लंबवत दिशा में, तार की लंबाई के लंबवत दिशा में आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या लिख सकते हैं, μ0/4 पाई आई बटे आर, μ0/4 पाई आई बटे आर, ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ध्यान दो थीटा 1 क्या है, थीटा 2 क्या है, ध्यान दो ये तार है, तार का अंतिम सिरा उस पॉइंट से मिलाइए जहां पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है, तार का दूसरा सिरा भी मिलाइए, और ये जो एंगल बनता है थीटा 1 थीटा 2, है ना, चाहे जिसको थीटा 1 बोलिए चाहे जिसको थीटा 2 बोलिए, है ना, क्योंकि जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कंडीशन समझ गए ना आप, ये तार है, तार का अंतिम सिरा उस पॉइंट से मिलाइए जहां चुंबकीय क्षेत्र पता करना है, तार का दूसरा अंतिम सिरा मिलाइए, और ये ध्यान दीजिए तार की लंबाई जो है, तार की लंबाई की लंबवत दिशा में होना चाहिए, आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर। तो कंडीशन समझ में आया,
म्यू नॉट अपन 4πi/r ब्रैकेट के अंदर sin θ1 प्लस sin θ2। कभी कभी ये कोण भी दे सकता है, ध्यान दीजिए, ये कोण दिया रहेगा तो यहाँ पर कास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कास, है ना। सिंपली ये प्रूफ नहीं करना, आपको डायरेक्ट याद रख लीजिए फार्मूला, है ना। ओके, अब ध्यान दीजिए, इस पर जो अभी फार्मूला पढ़ा उसका यूज देख लीजिए। ये आपका एक क्वेश्चन बेटा, ये कोई तार है जिसमें धारा किधर जा रही है, ऊपर से नीचे की तरफ धारा 2 एम्पियर की धारा। ये क्या बेटा, 2 एम्पियर की धारा, ये तार है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है इसमें। और ध्यान दीजिए, इस तार से 2.73 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है। ये फिगर ऑलरेडी क्वेश्चन में बना हुआ है। ओके बेटा, ये फिगर क्वेश्चन में ऑलरेडी बना हुआ आएगा, ये आपके, है ना, किताब का एग्जाम्पल है बेटा। ओके, तो एक तार ये है, सीधा तार ये है, इसमें 2 एम्पियर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है धारा। इस तार की लंबाई के लंबवत 2.73 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है। ये θ1 का मान 30 डिग्री और θ2 का मान क्या है, 60 डिग्री। तो अभी जस्ट आप लिखिए, दिया है I का मतलब करंट का मान 2 एम्पियर, θ1 30 डिग्री एंड θ2 60 डिग्री, और R का मान क्या दे रखा है, 2.73 सेंटीमीटर। बेटा ये जो तार की लंबाई के लंबवत कितना दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र आप निकालना चाहते हैं, 2.73 सेंटीमीटर में है। ध्यान देना, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर SI, तो इसको भी SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नो डाउट। तो आला फर्स्ट राइट द फार्मूला, व्हाट इज द फार्मूला, है ना, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, यानी इसका क्या मतलब, बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड का मान म्यू नॉट अपन 4πi/r ब्रैकेट में sin θ1 प्लस sin θ2। वैल्यू रखिए, θ1 का मान, θ2 का मान, I का मान 2 एम्पियर, और ये क्या बेटा आपका, यहाँ ध्यान दीजिए, R का मान क्या है, 2.73 सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे आप बताइए। अच्छा, म्यू नॉट अपान 4π का मान 10⁻⁷ है। म्यू नॉट अपान 4π का मान क्या है जी, 10⁻⁷ होता है। I का मान 2 एम्पियर है और 2.73 गुणित 10 पर घात क्या, -2 का गुणा। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 पर घात -2 का गुणा करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर है ना, बाय मिस्टेक नहीं लिखा गया है, अब देख लीजिए, है ना, डोंट वरी। ओके, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला नंबर म्यू नॉट अपान 4π की वैल्यू 10⁻⁷, अभी जस्ट पढ़ करके आ रहे हैं। I की वैल्यू 2, R की वैल्यू 2.73, है ना जी। तो सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलने के लिए आप -10⁻⁻2 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, sin 30 डिग्री θ1 और sin 60 डिग्री θ2। ओके बेटा, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब ध्यान दीजिए, -2 जब ऊपर जाएगा तो -5 बन जाएगा। ध्यान दो, ये खास बात ये सीख लीजिए, 10⁻⁷ है और नीचे 10⁻⁻2 है, तो ऊपर करें, हल करेंगे, इसको सॉल्व करें, 10⁻⁵ हो जाएगा, 10 पावर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं, ऊपर +2 हो जाएगा, इससे जाएगा तो ये आपको बेसिक इतनी जानकारी मैथ होनी चाहिए, पावर का रूल। ओके बेटा, ध्यान दीजिए आप। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आपको, फार्मूला में वैल्यू रख दिया। अब ये -5 हो गया ऊपर जा करके, क्लियर, और 2 अपान इतना बचेगा, sin 30 का मान रखिए, sin 60 का मान रखिए। ओके बेटा, ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिए आपका, मैं यहाँ पर सॉल्व करके, है ना, इसको दिखा दे रहा हूँ आपको। ओके, चलिए -5 में बना दे रहा हूँ, ये -5 है, सॉल्व करके आप जस्ट में भी समझाया मैंने, -5, ये क्या बेटा, -5 है। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब ध्यान दीजिए, 2 अपान इतना है ही, और देखो sin 30 का मान क्या होता है, 1/2, और sin 60 का मान क्या होता है, करंट में 3/2 बेटा। ओके, इतनी बात समझ में आया कि आपको, जैसे ब्रैकेट के अंदर क्या था, sin 30 प्लस sin 60, sin 30 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू। अब देखो, हर समान है तो एक हर उतारा जाएगा, 1 + √3, 1 + √3, वही मैंने डायरेक्ट लिख दिया बेटा, वही मैंने क्या रख दिया, डायरेक्ट वैल्यू रख दिया, इस तरीके से, समझ रहे हैं आप, यहाँ तक हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप, ध्यान दीजिए, तो एक देखिए कितना आसानी से कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो ध्यान दो, 10⁻⁵ है ही, और 2 तो ऑलरेडी है, ये बचा हुआ है। एक में देखो, कर्ण में 3 का मान 1.73 होता है,
करंट में 3 का मान 1.73 और इधर 1 है, 1 जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा बोलो, 2.73 हो जाएगा, 2.73 हो जाएगा, ऐड करने पर आएगा। सिंपल मैथ बेटा, है ना, यहाँ तक हुआ। और 2.73 से 2.73 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 10⁻⁻5 आया। कितना आया? 10⁻⁻5 टेस्ला आया। इसी को वेबर प्रति वर्ग मीटर कहते हैं। डायरेक्शन बेटा, कागज तल के लंबवत, है ना, किधर, ऊपर की तरफ, है ना, याद रखिए। डायरेक्शन देखो यही था ना, तार 2 एम्पियर का करंट नीचे की तरफ आ रहा था, आपको डायरेक्शन किधर बताना था, इधर बताना था। तो बताइए, अंगूठा इधर कीजिए, अंगूठा इधर कीजिए और चारों उंगलियां इधर करिए, है ना, ध्यान दीजिए। आप सेट करेंगे तो इस तरीके से कागज के तल के लंबवत, है ना, ऊपर की तरफ आएगा डायरेक्शन। ठीक है बेटा, चलिए बाय द वे ये क्या हो गया, -5, 10⁻⁻5 टेस्ला आंसर। ओके, अब ध्यान दीजिए दूसरा क्वेश्चन इसी फार्मूले पर। जैसे एक क्या है, वर्ग है, ABCD क्या है, एक वर्गाकार लूप है, बंद लूप है, जिसमें धारा I इस तरीके से प्रवाहित हो रही है ना, देख रहे हैं, धारा I ऐसे प्रवाहित हो रही है, देख रहे हैं आप लोग बेटा, धारा I, डायरेक्शन क्लियर है ना, धारा I के प्रवाह होने का तरीका। एक वर्ग ABCD हो है ना बेटा, एक वर्ग क्या है, ABCD है, इसमें क्या हो रहा है बेटा, धारा I इस तरीके से प्रवाहित हो रही है। तो सेंटर पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है। कहाँ बताना है बेटा, सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है। तो सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिए, आप क्या करिए, इस जितने तार हैं, कई तार हैं बेटा, 4 तार हैं, चारों तार के कारण अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र निकाल करके इसको डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो लेकिन यहाँ एक खास बात देखेंगे बेटा, चारों तारों के कारण जो सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आएगा एक ही दिशा में आएगा। देखो ये वर्ग है, तो जो तार की लंबाई है, और ध्यान दीजिए तार से जो लंबवत दूरी है इसकी आर का मान, ये चारों तार से क्या आएगा, दूरी बराबर आएगा। तो आर का मान बराबर है और धारा का मान भी बराबर है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बराबर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो फार्मूला होता है μ0/4 पाई, है ना, I/R, और एंगल भी क्या बनेगा, सेम बनेगा। तो इस कारण इस हिस्से के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान जो यहाँ आएगा, यानी चारों तारों के कारण जो सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र आएगा एक ही डायरेक्शन में आएगा और सेम आएगा, एक ही डायरेक्शन में भी आएगा। तभी हम क्या कर दे रहे हैं, चारों को जोड़ देंगे। भाई चारों को जोड़िए, या एक का निकाल करके 4 का मल्टीप्लाई कर दो, एक हिस्से का मान निकाल करके उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चारों हिस्से के कारण चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। ओके बेटा, ध्यान दीजिए। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आया। एक वर्ग ABCD था, धारावाही लूप, जिसमें धारा का डायरेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना था, सेंटर पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना था, आप याद रखिए। ओके, सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना था। तो ध्यान दीजिए, जैसे इतने हिस्से AB को ध्यान दीजिए, तो ये निश्चित लंबाई का तार है कि नहीं है, AB को ध्यान दो केवल। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है सेंटर पर। तो क्या मैंने तरीका बताया था, तार का जो अंतिम सिरा है उस पॉइंट से मिलाइए जहाँ चुंबकीय क्षेत्र पता करना है, तार का दूसरा अंतिम सिरा, है ना, और उसके बाद में ध्यान दीजिए उस पॉइंट से, ध्यान दीजिए तार से बीचों बीच उस पॉइंट को ऐसे लंबवत दूरी मिलाइए, जिसको R कहते हैं। ये दूरी क्या है, R। क्लियर बेटा। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो एंगल बनेगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा 45 अंश, π/4 यहाँ बनेगा, और π/4 यहाँ भी बनेगा 45 अंश, क्योंकि ये ध्यान दीजिए सिंपल सा मैथ है, 45 अंश 45 अंश बन जाएगा, है ना। और ये आर का मान बताओ, ये इसकी भुजा की लंबाई, वर्ग की भुजा की लंबाई क्या A है, तो सेंटर का मतलब क्या हुआ, सेंटर से दूरी कितना हो गया है बताइए, A/2 ही तो हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, पूरी लंबाई A है, पूरी लंबाई A है, तो आधा लंबाई क्या हो जाएगा, A/2 ही तो आएगा। आर की जगह क्या हो जाएगा, A/2, आर की जगह A/2, और आई का मान तो आई ही है, θ1 का मान θ2 का मान दोनों सेम है, π/4, आई का मान आई है, आर का मान क्या है, A/2 है। तो धारावाही वर्गाकार फ्रेम के कारण, है ना, फ्रेम के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमको पता करना है, क्वेश्चन मार्क। हल, वर्ग की प्रत्येक भुजा के कारण, वर्ग की चारों भुजाओं के कारण, ध्यान दीजिए, वर्ग की प्रत्येक भुजा के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बराबर भी होगा और एक ही दिशा में होगा।
बराबर भी होगा और एक ही दिशा में होगा। तो ध्यान दीजिए, एक के कारण, ए बी के कारण मैंने निकाला और उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो चारों भुजाओं के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया। ओके बेटा, तो 4 म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बटे आर। आर का मान क्या है बेटा, ए बटे 2, तार से उस बिंदु की लंबवत दूरी। तो पूरा भुजा की लंबाई ए है, तो ये आधा ही तो है सेंटर, तो ए बटे 2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 1 थीटा 2 दोनों का मान सेम है जी। यहाँ पर साइन 45 अंश साइन 45, पाई बटे 4 का मतलब क्या होता है, 45 होता है बेटा। ओके, साइन 45 अंश साइन 45 अंश। अब भाई ये ध्यान दीजिए, 4 से 4 कट जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 2 म्यू नॉट आई बटे ए। देखो 4 से 4 कट गया, 2 ऊपर चला गया, 2 म्यू नॉट आई बटे पाई ए। पाई ए 4 से 4 कट जाएगा, साइन 45 अंश का मान रखिए। ओके बेटा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो गया, 4 से 4 को काटा नहीं गया, इस तरीके से कर दिया गया, जैसे देख लीजिए, आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे, ऐसे किया गया। ये 4 आई 2 ऊपर चला गया है, म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान क्या रख दिया गया, 10 पावर माइनस 7। म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान क्या रख दिया गया है, 10 पावर माइनस 7। तो कन्फ्यूज नहीं होंगे, आप अपने से कैलकुलेट कर दीजिए, है ना, अपने से कैलकुलेशन। 4 इंटू 10 पावर माइनस 7, 2 आई बटे ए बटे 2 था, 2 ऊपर चला गया। और ध्यान दीजिए, साइन 45 अंश साइन 45 अंश क्या हो गया, 2 साइन 45 अंश हो गया। और ध्यान दीजिए 2 साइन 45 अंश का मान, ध्यान दीजिए इसका 1 बटे कर्ण में 2 तो रहेगा ही। अब ध्यान दीजिए इसको जब सॉल्व करेंगे, कर्ण में 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और बट्टे में कर्ण में 2 है, 8 दूनी 16 और बट्टे में कर्ण 2, कर्ण में 2 का ऊपर नीचे क्या कर दिया गया, गुणा कर दिया गया जी। तो ये 2 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 16 कर्ण में 2 और क्या बन जाएगा 2, 2 8 16, तो वही 8 कर्ण में 2 और 10 पावर माइनस 7 आई बटे ए रहेगा। डायरेक्शन ये बताया गया है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, डायरेक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, देख लीजिए आप इसमें डायरेक्शन क्या है, आप ये डायरेक्ट क्वेश्चन याद रख सकते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन आप डायरेक्शन देखना चाहें तो अंगूठा इधर कीजिए, अंगूठा इधर करेंगे और अपनी चारों उंगलियां इधर करेंगे। अंगूठा इधर करिए, चारों उंगलियां इधर करिए, तो कागज के तल के लंबवत क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा डाट, ये डायरेक्शन। अब बताओ इस भुजा के कारण, अब इस भुजा के कारण बताइए, बहुत ही आसान, अंगूठा धारा की दिशा में करिए, अंगूठा धारा की दिशा में करिए और चारों उंगलियां इधर करिए, तो कागज के तल के लंबवत ऊपर की तरफ आ रहा है कि नहीं हथेली, तो ऊपर, इसके कारण भी। अब इस भुजा के कारण देख लो, अंगूठा इधर करो, अंगूठा इधर करो और चारों उंगलियां इधर करो, अंगूठा इधर करो, चारों उंगलियां इधर करो दाहिने हाथ का, तो हथेली किधर आ रहा है, ऊपर, तो इसके कारण भी ऊपर ही चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है भाई। अब इसके कारण देख लो, अंगूठा इधर करो धारा की दिशा में, ऊपर से नीचे, है ना, और चारों उंगलियां इधर करने की कोशिश करो, है ना, तो इसका जो आएगा इसका उल्टा हो जाएगा, और क्या है ना, लेकिन चारों के कारण क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए सेम डायरेक्शन में आता है, इसलिए जोड़ दिया गया है ना बेटा। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए इस टॉपिक का बेटा। ओके, एक समबाहु त्रिभुज है, क्या बेटा, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी है ना, ये फिगर ऑलरेडी बना हुआ है ना, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। धारा कैसे आई प्रवाहित, डायरेक्शन देख लीजिए, धारा का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ना, तभी तो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन बताएंगे आप। ये धारा ऐसे जा रही है बेटा, ध्यान दीजिए, इस तरीके से आ रही है, ऐसे जा रही है। तो कुल कितने तार हैं, ध्यान दीजिए, कुल कितने तार हैं, 3 तार हैं, 1 तार 2 तार 3 तार, सिंपल सी बात, 3 भुजाएं हैं 3 तार हैं। 3 तारों को लेकर किस तरीके से फ्रेम बना लिया गया एक समबाहु त्रिभुज के जैसा, राइट, जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है, कहाँ बताना है जी, सेंटर पर। धारावाही फ्रेम एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है, ओके, जिसकी भुजा की लंबाई क्या है, ए, तीनों भुजाओं की लंबाई क्या है, ए है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई बराबर, जिसकी लंबाई ए दे रखा है भाई। प्रत्येक भुजा में धारा आई प्रवाहित हो रही है, धारा का मान भी बराबर है और भुजा की लंबाई भी बराबर है। तो इसके केंद्रक पर, यानी यहाँ पर केंद्रक, केंद्र नहीं, यहाँ केंद्रक बोलेंगे, वर्ग का केंद्र होता है और इसका केंद्रक होता है। ओके बेटा, तो केंद्रक पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है ना, तो इसके केंद्रक पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है यहाँ पर सेंटर पर। ठीक है बेटा, इसको सेंट्राइड कहते हैं अंग्रेजी में, है ना, बेसिक सा अंतर होता है, बहुत ज़्यादा डीप में वहाँ नहीं जाएंगे, सीधा सीधा आप इस समझिए, सेंटर ही मानिए हमको यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र। तो सिंपल सी बात बताया गया आपको मैंने, जितने तार हैं इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अलग निकालो, इसके कारण यहाँ अलग निकालो, तीनों तार के कारण अलग अलग। अब फिर डायरेक्शन
को हम ध्यान देंगे, फिर जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, जैसा डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में रहेगा तो जोड़ेंगे, विपरीत में रहेगा तो घटाएंगे। ओके, तो ध्यान दीजिए। लेकिन तरीका क्या है, जैसे एक भुजा की बात करूँ, जैसे मैं नीचे वाली की बात कर रहा हूँ, इस भुजा की, ये देखो, ये BC एक निश्चित लंबाई का तार है कि नहीं, BC निश्चित लंबाई का तार है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया, जहाँ यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए तो उस पॉइंट को इससे सीधे मिलाइए, तार का जो अंतिम सिरा है उस पॉइंट से मिलाइए जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। तार का दूसरा जो अंतिम छोर है ना, किनारा है, उस पॉइंट से मिलाइए जहाँ चुंबकीय क्षेत्र आपको चाहिए, यहाँ पर चाहिए। ओके बेटा, अब तार से उस पॉइंट को सीधे ऐसे लंबवत मिलाइए। तार की जो लंबाई है, तार की लंबाई की लंबवत, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, आर, इसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, आर। और यहाँ पर जो एंगल है, ध्यान दीजिए, 60 डिग्री आएगा और यहाँ पर भी 60 डिग्री, मैंने इधर दिखाया है, ऐसे इधर भी 60 डिग्री यहाँ भी आएगा, 60 डिग्री यहाँ आएगा। समबाहु त्रिभुज में ऐसे याद कर लीजिए, है ना। ओके बेटा, समबाहु त्रिभुज में अब यहाँ बहुत ज़्यादा मैथ समझेंगे तो डाउट हो जाएगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। इससे अच्छा है आप डायरेक्ट समबाहु त्रिभुज में ये स्पेशल केसेज है, इनको याद रख सकते हैं ना, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, ये सब प्रमेय है। तो 60 डिग्री यहाँ भी बनेगा, 60 डिग्री यहाँ होगा, जो कि मैंने ऊपर दिखा रखा है, ठीक है। और लंबवत दूरी RA, अभी R का मान आपको पता करना है। θ1 का मान 60 डिग्री हो गया और θ2 का मान भी 60 डिग्री हो गया, लेकिन ये जो दूरी है ना, ये आप जिसको R बोला जाता है, R का मान क्या है, भुजा की लंबाई के पदों में A, भुजा की लंबाई क्या है, A। तो ध्यान दो, यहाँ से हल मैंने लिखा है, समबाहु त्रिभुज, क्या बेटा, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा, है ना, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की उसके केंद्रक O से दूरी समान है। ध्यान दीजिए, एक खास बात, ये एक प्रमेय है, याद रखिए। समबाहु त्रिभुज जो होता है, तीनों भुजाओं की लंबाई केंद्रक से क्या होती है, बराबर। ये यानी A का मान बराबर हो गया, जो R होता है R का मान बराबर। ओके बेटा, तो प्रत्येक भुजा से, चाहे इस भुजा की बात, इसकी बात करें, चाहे इसकी बात करें, चाहे इसकी, तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होती है, इस केंद्रक से बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा उसके केंद्रक O से दूरी समान है, वह यह कोण भी समान 60 अंश का बना रहा है। देखिए 60 डिग्री यहाँ है, 60 डिग्री यहाँ, यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, θ1 θ2, तो कोण भी बराबर, धारा का मान तो बराबर है ही, दूरी भी बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र भी बराबर होगा, चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा। अब डायरेक्शन की बात है केवल, तो ध्यान दो, धारा की दिशा में अंगूठा करो, धारा की दिशा में अंगूठा करो और चारों अंगुलियां इधर करो, तो ऊपर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऊपर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र। इसके कारण देख लो, इसके कारण अंगूठा की दिशा में इसको करो, अंगूठा धारा की दिशा में करो, ऐसे करिए CA डायरेक्शन में, और चारों अंगुलियां इधर करिए, तब भी ऊपर आ रहा है। उसी प्रकार इसके कारण, तीनों भुजाओं के कारण चुंबकीय क्षेत्र ऊपर आ रहा है। चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बराबर है, एक ही डायरेक्शन में है, और 3 भुजाएं हैं तो 3 का गुणा कर देंगे, हो गया, है ना। तो ध्यान दीजिए, अतः त्रिभुज ABC के केंद्र या केंद्रक पर चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ केंद्रक लिख दीजिए, नो डाउट, केंद्रक पर चुंबकीय क्षेत्र तीनों भुजाओं के कारण बराबर हुआ, एक ही दिशा में लंबवत ऊपर की ओर होगा। क्लियर हो गया। त्रिभुज ABC के केंद्रक पर चुंबकीय क्षेत्र तीनों भुजाओं के कारण क्या आ रहा है, बराबर भी आ रहा है, एक ही दिशा में भी आ रहा है, लंबवत ऊपर की तरफ आ रहा है, इसलिए डॉट के द्वारा दिखाया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, एक के कारण इतना हो जाएगा और तीनों के कारण 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 μ/4 पाई I/A। अब यहाँ एक खास बात है, जैसे जो समबाहु त्रिभुज होता है, ध्यान दो, ये खास बात, केंद्रक से, है ना, भुजा की लंबाई, ये केंद्रक से भुजा की दूरी आप याद रख लो, ये फार्मूला A/2 करने में 3, डायरेक्ट ही। केंद्रक यहाँ है और ये भुजा की लंबाई A है, ध्यान दीजिए, तो भुजा से केंद्रक दूरी, समबाहु त्रिभुज के केंद्रक की भुजा से दूरी जो होती है, याद रख लीजिए, A/2 करने में 3, I/R जो नहीं होता है, वही A/2 करने में 3, डायरेक्ट ये फार्मूला के रूप में। A माने भुजा की लंबाई और sin θ1 प्लस sin θ2। तो बेटा ध्यान दीजिए, अब इसको हम सॉल्व जब करते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है, ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, घबराइए नहीं। तो ध्यान दीजिए, ये जो 2 करने में 3 है, वो कहाँ ऊपर जाएगा, और 3 है ही, ध्यान दीजिए, तो आपका 3 दूनी 6, मैं कर दे रहा हूँ, 3 दूनी 6, ये 2 करने में 3 ऊपर जाएगा, तो 2 और ये 3 का 3 दूनी 6 करने में 3, 3 दूनी 6 करने में 3, और μ/4 पाई का मान क्या हुआ, 10⁻⁻7, और I/A,
आई बटे ए। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? 2 करण में 3 ऊपर चला जाएगा तो 2 3 6 करण 3 और आई बटे ए, इसका मान 10⁻⁷ और साइन 60 2 साइन 60 का मान 2 साइन 60 का मान करण में 3/2। क्लियर बेटा? साइन 60 का मान क्या हो जाएगा? करण में 3/2। तो 2 से 2 कट गया, तो अब करण में 3 क्या हो गया? 3 बन गया, तो क्षत्रिक 18 हो गया। क्षत्रिक 18 इस तरीके से आपका मान। ओके बेटा, तो इस तरीके से आपका इसका मान क्या हो गया? क्षत्रिक 18 हो गया, है ना? देख रहे हैं क्या? तो आपका 18 × 10⁻⁷ इस तरीके से आप याद रखिए ना। तो कैलकुलेशन आप अपने से भी कर सकते हैं यहाँ तक, वैसे है ना। करण में 3 हो गया, है ना। तो क्षत्रिक 18 10⁻⁷ क्या हो जाएगा? -7 आई बटे ए। अब 10 का भाग देंगे तो यहाँ दशमलव बन जाएगा, 10 का गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा, और क्या। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं, सॉल्व कर लेंगे ऐसे। क्लियर बेटा? तो आपको समझ में आया इस तरीके से यहाँ तक? अब ध्यान दीजिए अगला, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अभी तार की लंबाई निश्चित थी, तब कैसे किया आप तरीका सीखे। अब दूसरा ध्यान दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र निकालने जा रहे हैं अनंत लंबाई के, तार की लंबाई क्या? अनंत है, ओके। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ध्यान दीजिए। तो सबसे जरूरी बात ध्यान दीजिए, चाहे अनंत लंबाई हो चाहे निश्चित लंबाई हो, तार के सीध में कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिए। तार के सीध में, तार के समांतर दिशा में कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? 0। तार के सीध में बेटा, चाहे ऊपर नीचे, चाहे निश्चित लंबाई हो चाहे अनंत लंबाई हो, उससे मतलब नहीं है। तार के सीध में कहीं भी किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। कीप इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका यूज करेंगे आप आगे, है ना, अच्छे क्वेश्चन करने के लिए। क्लियर हो गया बेटा? तो तार के सीध में चुंबकीय क्षेत्र मान क्या होता है? 0 होता है, पहली बात। और तार की लंबाई क्या? अनंत लंबाई है। तो तार में धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो तार की लंबाई के लंबवत आर दूरी पर एक पॉइंट पी है। तार की जो लंबाई होती है उससे लंबवत, तार की लंबाई के लंबवत आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ध्यान दीजिए क्या होता है? μ0/2 पाई, है ना, 2I/r, है ना। एक कैसा है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं बेटा, आप घबराइए नहीं, डेरिवेशन नहीं आपसे डायरेक्ट कंडीशन सहित फार्मूला याद रखिए, यही इंपॉर्टेंट आपके लिए। कंडीशन याद रखिए, पूरा फार्मूला याद रखिए और उसका यूज करना सीखिए, बट इसका कोई डेरिवेशन नहीं इंपॉर्टेंट है, ओके। और डेरिवेशन बहुत ही आसान है ना, मैं वो बताना नहीं चाहता हूँ, आप डायरेक्ट आगे फार्मूला याद करके आगे बढ़े ना। तो आप क्या करेंगे? तार की लंबाई के लंबवत, तार की लंबाई ये है, तार की लंबाई के लंबवत आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान पॉइंट पी पर, जैसे मैं बोलूँ तो μ0/4 पाई 2I/r, ये भी फार्मूला सही है। और 2 दूनी 4 काट देंगे तो ये भी μ0/2 पाई I/r, ओके, डायरेक्शन ये है, ठीक है बेटा। तो आप याद रखिए, ये फार्मूला भी सही है, ये भी फार्मूला यूज है, दोनों सही है। इसका यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 पर घात क्या लिखेंगे? -7, और इसका यूज करेंगे तो 2 × 10 पर घात -7। μ0/2 पाई मान क्या होता है बेटा? μ0/2 पाई का 2 × 10 पर घात -7, इसका क्या होता है? ध्यान दीजिए 10 पर घात -7 कैसे हो जाता है, ध्यान दीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। जैसे आप इतना तो पढ़ चुके हैं, μ0/4 पाई की वैल्यू क्या? 10⁻⁷ आपने पढ़ा। तो भाई दोनों तरफ क्या कर दो? 2 का गुणा कर दो, दोनों तरफ 2 का गुणा कर दो। μ0/4 पाई इक्वल टू 2 × 10⁻⁷। तो बताइए 2 दूनी 4, तो μ0/2 पाई की वैल्यू आपको अपने आप समझ में आ रहा है क्या? 2 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷। तो कहीं μ0/4 पाई है तो उसके जगह ये यूज करेंगे, और कहीं μ0/2 पाई है तो इसके जगह 2 × 10⁻⁷ यूज करेंगे, राइट बच्चा? ओके। तो सबसे पहला नंबर, अनंत लंबाई के सीधे, है ना, सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान, है ना, ये होता है μ0/4 पाई, μ0/4 पाई, है ना, 2I/r, या तो ये होता है, ओके, बोथ आर करेक्ट हियर।
लेकिन ये बात आप भूलिएगा नहीं, तार के सीध में कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, 0। ये कहाँ है बता, तार की लंबाई के लंबवत उससे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। ओके, आपसे एक क्वेश्चन दिया रहेगा 1 नंबर में, तो आप ऐसा यूज कर लेंगे फार्मूला। ओके, या अंक प्रश्न आएगा तो इसी का यूज करेंगे। अब ध्यान दीजिए इस पर क्वेश्चन, एक लंबे सीधे तार में, एक लंबे सीधे तार में अब देखो यहाँ अनंत लंबाई वर्ड यूज नहीं किया, तो आप समझ लीजिए इसका मतलब अनंत लंबाई का ही तार है। ओके बेटा, यहाँ एक खास बात है, बच्चों को डाउट होता है कि अनंत लंबाई तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो एक लंबा सब जैसे लंबा बोल दिया, इसका मतलब अनंत लंबाई है, ऐसा मान करके चलिए आप। ओके बेटा, एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 35 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है। ओके बेटा, अब तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसको सही से बोलना चाहिए, तार की कितना दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर दूरी के लंबवत दूरी पर, बट नहीं दिखा है तो आप वैल्यू वैसे ही लिखेंगे, लंबवत मान कर ही इसे सॉल्व करेंगे। तो तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है। तो बेटा क्या दे रखा, आई की वैल्यू, धारा का मान क्या दे रखा है, 35 एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और आर का मान तार से कितना दूरी पर निकालना है भाई, 20 सेंटीमीटर पर। तो भाई ध्यान दो, सेंटीमीटर को मीटर में जरूर बदल देना। ओके, तो फार्मूला क्या होता है भाई, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बटे आर, बी इक्वल टू क्या, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बटे आर। तो बच्चों ध्यान दो, बी इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू इतना हो गया, इंटू आई का मान 35 डिवाइड में आर का मान क्या 20 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। 20 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। ओके बेटा ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया, देखो 10⁻⁷ है, -2 तो -5 हो गया, 2 दम्मा 20, 10 आ गया, 35/10 का मतलब क्या हो गया, दशमलव, एक लगा दीजिए, 3.5 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला, या इसी को वेबर प्रति वर्ग मीटर भी कहते हैं। ओके बेटा, अब ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन, क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार से 50 एम्पीयर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के पूर्व में 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी का परिमाण व दिशा बताओ। ध्यान दीजिए क्वेश्चन, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार फिर से, और चित्र ऐसा रफ बना सकते हैं, सिंपल। क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार से, जब लंबा सीधा वर्ड यूज कर ले तो सीधा सीधा अनंत लंबाई ही मान लीजिएगा उसे। ओके बेटा, 50 एम्पीयर की धारा उत्तर से दक्षिण, देखिए ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ माने उत्तर, साउथ माने दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की तरफ 50 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 50 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा बताना है। क्लियर बेटा, जैसे आप ध्यान दीजिए 2.5 मीटर की दूरी पर, जैसे पूर्व का डायरेक्शन, यहाँ पर डायरेक्शन को लेकर डाउट हो जाएंगे आप। देखिए जैसे डायरेक्शन तो ये होता है, 1 मिनट, ये नॉर्थ, ये साउथ है ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ईस्ट इधर होता है, मैंने इधर बना दे रखा है, कंफ्यूज नहीं होंगे, इधर। तो आपका ये डायरेक्शन बनाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, तो आप इधर ही मान लीजिए, है ना, कैलकुलेशन देख लीजिए आप, समझ रहे ना बेटा, ये ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। तो तार से ध्यान दीजिए पूर्व दिशा में, तार से क्या पूर्व दिशा में, है ना, चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है 2.5 मीटर की दूरी पर। तो फार्मूला ध्यान दीजिए, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बटे आर, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू क्या, 2 इंटू 10⁻⁷, आई का मान 50 और आर का मान 2.5 मीटर है। ध्यान दो, इसमें मीटर में ऑलरेडी है, तो आपको मीटर में बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको सॉल्व करने पर इतना आंसर आएगा, और डायरेक्शन आप देख लीजिएगा अपने से। ओके बेटा, डायरेक्शन आप समझ पाए क्या, चलिए ओके। अब अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक लंबे सीधे तार में, देखो बार बार अनंत लंबाई कहीं यूज नहीं कर रहा है, लंबा सीधा तार बोले उसका मतलब अनंत लंबाई का ही तार आप समझेंगे। एक लंबे सीधे तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, इससे कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान
10⁻⁵ वेबर प्रति वर्ग मीटर होगा। ओके बेटा, तो दिया है आई का मान 1 एम्पियर। अब बी का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है, आपसे दूरी का मान पूछा गया, कितना दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना होगा। तो फार्मूला लगा दीजिए μ0/2πi/r। बी का मान कितना है दे रखा है, यहाँ से आर। देखो मान रख करके भी पक्षांतर कर सकते हैं, डायरेक्ट मैंने पहले पक्षांतर कर दिया। आर की वैल्यू चाहिए तो आर इधर आ गया और बी इधर आ गया। आर को यहाँ लाइए और बी को यहाँ लाइए, बन गया फार्मूला। तो इसमें μ0/2π की वैल्यू इतना हो गया, आई की वैल्यू 1 एम्पियर। अब बी चुंबकीय क्षेत्र का मान 10⁻⁵, इसको हल करो तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 2 × 10⁻⁻2 मीटर, क्योंकि सब वैल्यू क्या है एसआई वैल्यू में है ना, एसआई मात्रा का तो मीटर में ही आएगा। तो यानी 2 × 10⁻⁻2 मीटर पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना होगा। ओके बेटा, क्लियर। अब आगे ध्यान दीजिए बेटा, दो बहुत बड़े और सीधे तारों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, देख रहे हैं जैसा फिगर में दिखाई दे रहा है ना। दो बहुत बड़े और सीधे तारों के बीच की दूरी क्या है, 10 सेंटीमीटर है, दिखाई दे रहा है आपको तारों के बीच की दूरी। इनमें से एक में 5 एम्पियर और दूसरे में 15 एम्पियर। 5 एम्पियर और 15 एम्पियर और दोनों एक ही दिशा में हैं, ध्यान दीजिए दोनों एक ही दिशा में हैं। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी बना हुआ फिगर है, ये फिगर ऑलरेडी क्वेश्चन में बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा ऐसा फिगर बना हुआ है। पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है बेटा, ध्यान दो। पहले तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लो अलग से अनंत लंबाई का फार्मूला लगा करके। दूसरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान अलग से निकाल लो। फिर दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा में होगा तो जोड़ेंगे, विपरीत दिशा में होगा तो घटाएंगे। ओके बेटा, समझ में आना तरीका। पहला तार ये, इसको मैंने नाम दे दिया, इसको दूसरा तार नाम दे दिया है। चाहे जिसको पहला नाम बोलो चाहे दूसरा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कॉन्सेप्ट है, चाहे जितने तार रहें सब तार के कारण अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालो और डायरेक्शन क्लियर करो। एक ही डायरेक्शन में जो रहेगा जोड़ेंगे, विपरीत डायरेक्शन में जो रहेगा घटाएंगे। ओके, तो ध्यान दीजिए पॉइंट P पर पहले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, देखो आर का मान यही है ना, आर का मान 4 सेंटीमीटर, धारा का मान 5 एम्पियर है ना। लेकिन डायरेक्शन आप यही देख लीजिए, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो जब अंगूठा धारा की दिशा में करे, इसमें मैंने क्या बताया, डायरेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बाकी तो फार्मूला में वैल्यू रख करके आंसर निकाल लेगा हर कोई। देखो धारा की दिशा में अंगूठा कीजिए दाहिने हाथ का और चारों उंगलियां पॉइंट P की तरफ कीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, हथेली अंदर की तरफ जाएगी। हथेली क्या जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी भाई। तो क्या हो जाएगा, जब हथेली अंदर की तरफ जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ कहेंगे। ध्यान दो, दाहिने हाथ का अंगूठा इधर कीजिए नीचे से ऊपर की तरफ और चारों अंगुलियां बिंदु P की तरफ संकेत करेंगे, तो देखेंगे कि हथेली अंदर की तरफ जा रही है, कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ। ओके, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र पहले तार का अंदर की तरफ जा रहा है। दूसरे तार, ध्यान दीजिए, आपको ध्यान देना चुंबकीय क्षेत्र का मान किधर निकालना है, यहाँ पॉइंट P पर निकालना है। तो अंगूठा तो इधर कीजिए, लेकिन हथेली चारों अंगुलियां इधर होनी चाहिए संकेत। तो ध्यान दीजिए ऊपर की तरफ हथेली आ रही है, क्या आ रही है, इस तार के कारण ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ को मतलब डॉट के द्वारा दिखाया जाता है। तो कहने का मतलब पहले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ हुआ और दूसरे तार के कारण क्या हो रहा है, बोलिए, कागज के तल के लंबवत ऊपर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र। तो हमको यानी चुंबकीय क्षेत्र विपरीत दिशा में है, इसका मतलब घटाना पड़ेगा, ज़्यादा में से कम हमेशा घटाएंगे। ओके बेटा, इतनी बात क्लियर हुआ क्या। पहले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन बिंदु P पर क्या आएगा, दाहिने हाथ का अंगूठा नीचे से ऊपर की तरफ कीजिए और चारों अंगुलियां P की तरफ कीजिए, तो हथेली अंदर की तरफ जा रही, अंदर की तरफ को ऐसे दिखाते हैं, कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ। अब उसके बाद इसमें अंगूठा धारा की दिशा में कीजिए और चारों अंगुलियां को इधर कीजिए बिंदु P की तरफ, क्योंकि हमको बिंदु P पर ही चुंबकीय क्षेत्र, चारों अंगुलियों को किधर करते, जिधर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो ये क्या आएगा, ऊपर की तरफ आएगा बेटा, देखेंगे आप। तो दोनों चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन अलग अलग हुआ है, इसका मतलब हमको घटाना है। इसके लिए आई का मान 5 एम्पियर, आर का मान क्या हुआ 4 सेंटीमीटर। इसके लिए बोले आई का मान क्या हुआ 15 एम्पियर, आर का मान कितना दूरी पर 6 सेंटीमीटर। देखो ये 10 सेंटीमीटर है, इधर 4 है, तो ये दूरी क्या हो जाएगा, इस तार से इसकी दूरी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना दूरी, 6 सेंटीमीटर। ओके, तो अब आगे ध्यान दीजिए, मैंने
तार एक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, फार्मूला सबसे पहला नंबर म्यू नॉट अपान 2 पाई आई बटे आर। मैंने जैसा कि बताया क्रॉस डायरेक्शन है, कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ, है ना। B1 इसको नाम दे दिया। म्यू नॉट अपान 2 पाई की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁷, आई का मान क्या है 5 और आर का मान 4 सेंटीमीटर है भाई। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻² का मल्टीप्लाई, जब इसको हल करेंगे तो आपका इतना वैल्यू आ जाएगा अंदर की तरफ। ओके, अब तार 2 के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, कागज के तल के लंबवत बाहर की तरफ। म्यू नॉट अपान 2 पाई आई बटे आर। म्यू नॉट अपान 2 पाई का वैल्यू इतना, आई का मान उसमें 15 एम्पियर और आर का मान क्या है 6 सेंटीमीटर। दूसरे तार से बिंदु P की दूरी, दूसरे तार की बिंदु P से दूरी 6 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना था, -10⁻² का मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करने पर ये आया बेटा कागज के तल के लंबवत ऊपर की तरफ, ए अंदर की तरफ, ए ऊपर की तरफ। भाई विपरीत दिशा में है तो आप वेक्टर जानते हैं, घटाते हैं, तो B2 बड़ा है B1 से। ध्यान दीजिए यहाँ पर B2 का मान क्या है, ये ज़्यादा है ये कम है ना, चिंता है, ये दिखाई दे रहा है ज़्यादा है और ये कम है, तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, B2 - B1, इसमें से इसको घटाएंगे। तो जब पावर जब सेम होता है तो पावर को सिंपल उतार दो, 5 में से 2.5 घटा देंगे, 2.5 उत्तर आ जाएगा। 2.5 इंटू 10⁻⁵ इज द फाइनल आंसर। तो B2 में से B1 को घटा देंगे, तो आपका फाइनल आंसर क्या आया, ये घटा दिए। B2 का मान है B1 का मान, मैंने क्या बोला, पावर सेम तो पावर सिंपल उतार दो, 5 में से 2.5 घटा 2.5 ही तो आएगा। और कागज के तल के लंबवत ज़्यादा वाले की तरफ ना, B2 का मान ज़्यादा है ना, तो वही तो था, B2 का मान ज़्यादा था, उसी वाला डायरेक्शन लिखा जाएगा लास्ट में, जिसका मान ज़्यादा रहेगा। B2 का मान ज़्यादा है तो उसी का डायरेक्शन लास्ट में लिखा जाएगा। ओके बेटा, ध्यान दीजिए। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए, चित्र में दिखाए गए बिंदु P Q R पर चुंबकीय क्षेत्र का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये फिगर ऑलरेडी क्वेश्चन में बना हुआ है, क्वेश्चन में ही फिगर बना हुआ है। ये पहला तार है, ये दूसरा तार है, इसमें धारा 20 एम्पियर, इसमें धारा 30 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, इसमें ऊपर इसमें नीचे, है ना। एक पॉइंट P, पहले तार से पॉइंट P की दूरी ध्यान दीजिए 10 सेंटीमीटर है, और दूसरे तार से पॉइंट, है ना, P की दूरी कितना हो जाएगा, ये 20 है तो 20 10 30 हो जाएगा। समझिए बात को, पहले तार से पॉइंट P की, देखिए दोनों तार के कारण बिंदु P पर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है, Q पर भी बताना है, R पर भी बताना है। तो सिंपल सी बात है, पॉइंट P पर पहले तार के कारण पहले चुंबकीय क्षेत्र निकाल लो, फिर दूसरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल लो, है ना। फिर डायरेक्शन, फिर वही सेम डायरेक्शन में आएगा तो जोड़ेंगे, विपरीत डायरेक्शन में तो घटाएंगे। तो सबसे पहला नंबर ध्यान दीजिए, हमको दूरी चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है पॉइंट P पर, तो दोनों तार से इस पॉइंट P की दूरी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो पहले तार से, है ना, पॉइंट P की दूरी तो ये क्वेश्चन में दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और ये दोनों तारों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर। तो दूसरे तार से दूरी पूछा जाएगा तो ये 20 ये ऑलरेडी है, और ये 10 30, तो पहले तार से दूरी क्या 10 सेंटीमीटर, दूसरे तार से दूरी क्या हो गया 30 सेंटीमीटर। क्लियर, इसमें धारा 20 एम्पियर, इसमें धारा 30 एम्पियर। हम पॉइंट P की पहले बात करें तो, और डायरेक्शन देख लो, अंगूठा धारा की दिशा में करो, अंगूठा धारा की दिशा में करो, और चारों अंगुलियां इधर करोगे तो ऊपर की तरफ आएगा, चुंबकीय क्षेत्र किधर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। डाट के द्वारा लिखते हैं, किसके द्वारा, डाट के द्वारा। ठीक है, तो वही बात मैंने लिखा है, तार एक के कारण, नहीं तार पहले के कारण ना, तार एक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तार एक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट अपान 2 पाई, म्यू नॉट अपान 2 पाई की वैल्यू इतना होता है, डायरेक्ट मैंने रख दिया फार्मूला में मान, म्यू नॉट अपान 2 पाई का मान इतना ही तो होता है, इनटू आई बटे, आई का मान 20 बटे में आर 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, और ये डायरेक्शन देख रहे हैं कागज के तल के लंबवत ऊपर की तरफ। फिर से अंगूठा ऊपर की तरफ करिए, चारों अंगुलियां P की तरफ करिए, तो देखेंगे ऊपर की तरफ हथेली आ रही है, तो ये हो गया। अब ध्यान दीजिए इसको, ये क्या हो गया, 10 दूना 20, 2 दूनी 4, 4 गुणित 10 बघात क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए -5, ये -2 ऊपर जाएगा तो -7 + 5, तो क्या हो जाएगा, -7 में 2 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो -5 आएगा। टेस्ला, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है भाई। अब उसी प्रकार तार 2 के कारण, तार 2 के कारण भाई धारा तो 30 एम्पियर है, लेकिन 20 10 30 है, बिंदु P की तार 2 से दूरी क्या है, 20 है 10 है, तो 20 10 30। ओके, तार 2 के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट अपान 2 पाई, म्यू नॉट अपान 2 पाई की वैल्यू इतना 2 इंटू 10⁻⁷,
आई का मान बट्टे में आर 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में मिला। क्रॉस, ध्यान दीजिए मैंने डायरेक्शन बताया, इसका कागज की तल की लंबाई अंदर की तरफ, इसको जब 30 से 30 तो कट गया सीधा सीधा, -2 इधर, -7 -5, तो ये आपका आ गया क्रॉस। अब भाई बिंदु B1 और B2 क्या है, विपरीत दिशा में है, वो डार्ट था और ये क्रॉस है। अतः P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या करेंगे, घटाएंगे, ज़्यादा में से कम को घटाएंगे। तो B1 ज़्यादा है, B2 क्या है, कम है। B1 ज़्यादा है और B2 क्या है, कम है। 4 × 10⁻⁵, अब B2 का मान ये आया हुआ है। तो भाई पावर जब सेम है तो पावर सीधा उतार लो, 4 में से 2 घटा दिए 2, और भाई ज़्यादा वाला का डायरेक्शन लिखा जाएगा। B1 का मान डार्ट था तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का भी डायरेक्शन वही रहेगा, ज़्यादा वाला ही चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन लिखा जाता है रिजल्टेंट में। ओके बेटा, अब ध्यान दो, तार 1 के कारण Q पर चुंबकीय क्षेत्र। अब Q पर चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं बेटा, एक बार Q को देख लीजिए एक बार फिर से फिगर में। Q कहाँ है, सबसे पहला नंबर ध्यान दीजिए, दूरी समझ लीजिए। पहले तार से बिंदु Q की दूरी क्या, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है भाई। तो दूसरे तार से इसकी दूरी क्या हो जाएगा, ये 20 है तो ये भी 10 हो जाएगा, क्योंकि दोनों तारों के बीच की दूरी क्या है, 20 सेंटीमीटर, और ये 10 सेंटीमीटर। पहले तार से बिंदु Q की दूरी 10 है और 20 ये है, तो ये भी तो 10 ही होगा। दूसरे तार की Q से दूरी 10, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दो, आप अंगूठा धारा की दिशा में करो और चारों उंगलियां Q की तरफ करो, तो अंदर की तरफ, पहले तार की तरफ के कारण क्या, अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र हो रहा है कि नहीं, हथेली अंदर जा रही होगी आपकी। चित्र बना करके अपने से ऐसे करें, अंगूठा धारा की दिशा में करें, अंगूठा धारा की दिशा में, और चारों उंगलियां Q की तरफ, चारों उंगलियां Q की तरफ। तो आप देखेंगे हथेली आपकी अंदर जा रही होगी, हथेली आपकी अंदर जा रही होगी। ओके बेटा, तो क्या हुआ, अंदर चुंबकीय क्षेत्र इसके कारण। अब बताइए दूसरे तार के कारण, अंगूठा ऊपर से नीचे की तरफ करिए, अंगूठा ऊपर से नीचे की तरफ जब करेंगे ना, अंगूठा क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे और Q की तरफ से चारों उंगलियां करेंगे, Q की तरफ चारों उंगलियां करेंगे आप, है ना। तो ध्यान दीजिए, ऐसे करेंगे तो आपके क्या अंदर ही जा रही है हथेली, क्या अंदर की तरफ ही जा रही है, हथेली क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ ही जाएगी, ठीक है ना। तो वही चीज़ ध्यान दीजिए, मैंने लिखा है यहाँ पर, तार 1 के कारण बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र, B1 का मान μ0/2 पाई का मान, I का मान बटे में R 10 सेंटीमीटर, क्रॉस अंदर की तरफ, सॉल्व करने पर ये आया। तार 2 के कारण बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र, μ0/2 पाई की वैल्यू, I का मान 10 सेंटीमीटर, और डायरेक्शन क्रॉस ही होगा, दोनों डायरेक्शन सेम है। तो क्या कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, बिंदु Q पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे भाई, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। BQ का मतलब Q पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, B1 + B2 दोनों को जोड़ देंगे। तो देखो ये 6 और 4 10, पावर जब सेम होता है तो पावर एक ही उतार लीजिए, सिंपल, 6 4 10 हो गया, और क्रॉस ही डायरेक्शन रहेगा, दोनों का सेम डायरेक्शन। एक परिणामी चुंबकीय क्षेत्र Q पर आया, पहले तार के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र, दूसरे तार के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन दोनों का मिलाकर के रिजल्टेंट चुंबकीय क्षेत्र क्या बना, A और क्रॉस। ओके बेटा, ध्यान दीजिए। अब बचा क्या, R। अब इसी प्रकार R पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लेंगे, मैंने डायरेक्ट कर दिया, B2 - B1 है ना, ये डायरेक्ट ही कर देंगे, आंसर करेंगे तो ये आएगा आंसर बेटा, विपरीत दिशा में होगा, ध्यान दीजिएगा, विपरीत दिशा में है ना, इसका क्रॉस हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, डाट हो जाएगा, इसका क्रॉस हो जाएगा, इसका डाट देख लीजिएगा आप, है ना, अपने से R पॉइंट पर फार्मूला वही है, वैल्यू μ0/2 पाई का मान, I का मान, R का मान, दिखा दे रहा हूँ मैं, R भी दिखा दे रहा हूँ आपको, एक मिनट, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है तो देख लीजिए इसका भी, R पॉइंट कहाँ है फिगर में, देखो R, सबसे पहला नंबर ध्यान दीजिए, R देख रहे हैं, दूसरे तार से R बिंदु की दूरी क्या है, 10 है, दूसरे तार से R की दूरी क्या है, 10। अब भाई पहले तार से 20 ये है, 10 20 10 30 हो जाएगा, सेम जैसे इधर वाला। अब डायरेक्शन इंपॉर्टेंट R का, तो पहले तार के कारण धारा की दिशा में अंगूठा कीजिए, और दाहिने, R किधर है, इधर दाहिने तरफ ही तो है, इधर ही तो है बेटा, तो अंगूठा ऊपर की तरफ करेंगे और चारों उंगलियां इधर करेंगे तो अंदर की तरफ जाएगा, पहले तार के कारण अंदर की तरफ जा रहा है। और दूसरे तार के कारण अंगूठा इधर कीजिए और चारों उंगलियां इधर कीजिए, अंगूठा ध्यान दीजिए जब इधर करेंगे, है ना, ऊपर से नीचे की तरफ धारा की दिशा में, और चारों उंगलियों को इधर करेंगे, तो ये ध्यान दीजिए आपका क्या हो जाएगा,
उल्टा आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार आपका क्या आर वाला इस तरीके से हो जाएगा, विपरीत दिशा में डाट आ जाएगा, फाइनल आंसर। ओके बेटा, B2 की वैल्यू ज़्यादा आएगी, B1 की वैल्यू कम आएगी, तो B2 में से B1 को घटाएंगे, ज़्यादा में से कम घटाएंगे। और डायरेक्शन किसका लिखा जाता है, ज़्यादा वाला का ही रिजल्टेंट में डायरेक्शन लिखा जाता है। इसका क्रॉस, इसका मतलब ये क्या है, क्रॉस में है पहला वाला, और इसका तब क्या है, दूसरा वाला क्या है, डाट में आएगा दूसरे तार के कारण। ठीक है बेटा, ओके। तो ये आपका यहाँ तक अंक प्रश्न हुआ। अब इसके आगे मैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और उसका अंकिक प्रश्न भी हल करवाऊंगा बेटा। ओके, तो बच्चों ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। दो समांतर तार आपको दिखाई दे रहा है, दोनों समांतर तार के बीच की दूरी 1 मीटर है जी, दोनों समांतर तार के बीच की दूरी 1 मीटर है। इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, आई एम्पियर प्रवाहित हो रहा है, इसमें 4 आई एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। धारा का मान क्या है, आई एम्पियर है, और इसमें क्या है 4 आई, और दोनों तारों के बीच की दूरी 1 मीटर है, दोनों समांतर हैं भाई। तो आपसे पूछा जा रहा है दोनों तारों के बीच कहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होगा, दोनों तारों के बीच कहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होगा। तो ध्यान दीजिए, माना पहले तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा, जो जिसमें धारा का मान कम रहे वहीं से मान लिया करो। ठीक है बेटा, माना पहले तार से, पहला तार जो है, माना पहले तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा। मान लीजिए यहाँ पर है ना, r दूरी पर, यहाँ पर पॉइंट P है, पहले तार से r दूरी पर पॉइंट P है, जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा। तो बताइए पहले तार से पॉइंट P की दूरी तो r हो गया, तो दूसरे तार से पॉइंट P की दूरी क्या हो जाएगा, 1 माइनस r हो जाएगा, क्योंकि दोनों तारों के बीच की दूरी 1 है, तो ये दूरी क्या बन जाएगा, 1 माइनस r बन जाएगा। क्लियर हुआ बेटा। तो पहले तार के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालो अलग से, और दूसरे तार के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अलग से निकालो, और दोनों का डायरेक्शन ज्ञात कर लो, जो अभी आपने किया। ओके बेटा, तो ध्यान दीजिए, विपरीत दिशा में डायरेक्शन देख लीजिए, विपरीत दिशा में आएगा, है ना, मैंने डायरेक्ट कर रखा है। यहाँ ध्यान दो, आपको पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन चाहिए, वैल्यू तो आप फार्मूला में मान रख करके हल ही कर लेंगे। अब इम्पोर्टेंट बात है क्या, डायरेक्शन। ओके, जैसे यहाँ पॉइंट P है, ओके, पहले तार से कितना दूरी पर, r दूरी पर, धारा की दिशा में अंगूठा कीजिए, अंगूठा इधर कीजिए, है ना, अंगूठा इधर कीजिए, देख रहे हैं, और ध्यान दीजिए, इसको देख लीजिए तो इसका उल्टा कर दीजिएगा ना, क्योंकि पॉइंट अलग है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, इसमें करना आसान है। जैसे धारा की दिशा में अंगूठा करिए और अपनी अंगुली को इधर कीजिए, अब चारों अंगुलियों को इधर करिए, क्योंकि हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान इधर ही तो बताना है, यहीं पर पॉइंट P पर ही तो बताना है। धारा की दिशा में अंगूठा कीजिए, अंगूठा इधर करेंगे और चारों उंगलियां इधर करेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र किधर आएगा बताइए, ऊपर की तरफ आ रहा है। चुंबकीय क्षेत्र किधर, हथेली आपकी ऊपर की तरफ आ रही होगी, ध्यान दीजिएगा। ओके, इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ आ रहा है। जब दाहिने हाथ का अंगूठा इधर करेंगे और चारों उंगलियां इधर करेंगे P की तरफ, तो हथेली किधर आएगी, ऊपर की तरफ तो आएगी, तो इसके कारण ऊपर, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। ओके बेटा, ध्यान दीजिए, तो इसलिए मैंने घटा दिया है, डायरेक्ट विपरीत दिशा में घटाएंगे। तो ध्यान दीजिए, दूसरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और ये पहले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जो ऊपर वाला तार है I/R, μ0/2 का मान I/R, और ये दूसरा जो तार है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा माइनस कम। ओके बेटा, इस तरीके से इसको जब सॉल्व करें, देखिए 2 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷ कॉमन करके, है ना, ये 0 के डिवाइड में जाएगा, खत्म हो जाएगा, 2 × 10⁻⁷, I और I भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 4/1 - r बचेगा, और इधर 1/r बचेगा, माइनस है उधर जाएगा, प्लस हो गया, डायरेक्ट मैंने कर दिया। देखिए 2 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷, और साथ में I कॉमन करके उधर 0 के डिवाइड में जाएगा, खत्म हो जाएगा, 4 दिस वैल्यू, और -1/r उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, 4r इसका इधर मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ से r की वैल्यू 1/5, दैट विल बी 0.2 मीटर। तो पहले तार से 0.2 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, 0 होगा बेटा। ओके।